देखो अब जो हम लोग देखना है क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेंडलीव ने पहले जो मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, ये जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड के बाद आए थे। ठीक है, मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे ये न्यूलैंड के बाद आए थे और ये जो साइंटिस्ट थे बहुत सक्सेसफुल हुआ आगे चल के। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा टेबल बनाया, बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी की और इनका जो पीरियोडिक टेबल था, इनका जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एक बहुत बड़ा टेबल था, एक लार्ज, ठीक है, एक लार्ज टेबल बना कि इनके टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब जो हम लोग देख रहे हैं क्या, मेंडलीव ने जब अपना टेबल बनाया, ठीक है, तो वो किस तरीके से वो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया अपने टेबल्स के अंदर में। ठीक है, और उनका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे उन्होंने अपने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना शुरू किया अपने टेबल के अंदर में। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि मेंडलीव ने जो टेबल बनाया और उन टेबल्स के अंदर में एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो फंडामेंटल यूनिट था, जो बेसिक था, ठीक है, जिसके बेस पे हम लोग किसी एलिमेंट्स को, ठीक है, के टेबल के अंदर में, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या था, उनका जो बेसिस था, किस बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो था इनका क्या, एटॉमिक वेट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, अरेंज द एलिमेंट, अरेंज एन एलिमेंट, ठीक है, मेंडलीव अरेंज एन एलिमेंट in increasing order of atomic mass। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंज करना शुरू किया और ये जो अरेंजमेंट था मेंडलीव का वो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब उनको मालूम है कि एक एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक एलिमेंट्स का जैसे बात करें कि एक एलिमेंट्स है, जैसे मान लो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, मतलब किसी भी एलिमेंट्स को टेबल्स के अंदर में जो क्लासिफिकेशन करने का जो मेथड था, ठीक है, जो बेसिस था, वो क्या था, यहाँ पे एटॉमिक मास था। ठीक है, ये दो ही हो सकता है, जो हम लोग जो देखते हैं टेबल्स पढ़ते हैं उसमें क्या देखते हो तुम लोग, देखो उसमें जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसमें टोटल कितना है, 118 एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से क्या वहां पे तुम देखते हो एटॉमिक नंबर देखते हो। ठीक है, वहां पे जो हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, ठीक है, हेनरी मॉसले के थ्रू, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर में, तो वहां पे जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करें हम लोग, जो मेंडलीव ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को या क्लासिफाई किया था अपने टेबल्स के अंदर में, ठीक है, वो क्या था, यहाँ पे एटॉमिक मास था। ठीक है, या फिर बोल सकते हो ये एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के ऊपर में इन्होंने बात की थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो arrange an element, मेंडलीव arrange an element in increasing order of atomic weight। तो इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजाना शुरू किया। जैसे कि तुम देखोगे, जैसे कि बोल सकते हैं क्या, जैसे तुम लोग बता रहे थे, जैसे कि मान लो क्या, लिथियम है, जिसका एटॉमिक मास क्या है, 7 है। ठीक है, बेरिलियम है, ठीक है, जिसे क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, इसका एटॉमिक मास कितना है, 9 है। बोरोन है, इसका 11 है। तो देखो ये क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करें हम लोग यहाँ पे अरेंज करना शुरू किया। तो जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ता चला गया, इंक्रीमेंट होता गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स को एक के बाद एक सीक्वेंस में हम लोग उसको सजाते चले गए और इस तरीके से फाइनली क्या बन गया, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बन गया। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स के अंदर में वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगा रहे हैं, किसको, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा पार्ट देखो यहाँ पे, इनका मानना था द फिजिकल, इन्होंने और एक बात बताया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है,
will be repeated, ठीक है, at regular, या फिर बोल सकते हैं क्या, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इनका मानना था कि जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, ठीक है, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, मतलब किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे वाले एलिमेंट के साथ उनकी प्रॉपर्टी में जो भी सिमिलरिटी है, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी एक रिपीटिशंस होगा, हम बता देना, ये जो प्रॉपर्टी का रिपीटिशंस होगा वो क्या होगा, वो एक फिक्स्ड इंटरवल में होगा। इनका मानना था, मतलब जिन एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, रिपीट करेगा। लेकिन ये जो मेंडलीफ है, इन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जो रिपीटिशन है वो हर 7 एलिमेंट के बाद ही होगा। ठीक है, इनका मानना था कि वो रिपीटिशन होगा अगर कोई एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ सिमिलर कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है, वो प्रॉपर्टी सिमिलरिटी है, तो वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, वो रिपीट होता हुआ ऑब्जर्व करेगा, मतलब रिपीट होता हुआ दिखेगा। लेकिन इनका मानना था, इनका ये मानना नहीं था कि ये जो रिपीटिशन है वो 7 के बाद ही होगा। जैसे कि तुम वहां पर देखिए न्यूलैंड में हम बताए थे क्या कि हर 7 एलिमेंट ले रहे थे और 8 नंबर एलिमेंट क्या था, अपने पहले का रिपीटिशन था। ये बात इन्होंने नहीं कहा था, बस इनका मानना था जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, रिपीट कर जाएगा। और वो रिपीटिशन क्या बता रहा है कि मेरा और उनका ऊपर वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इन्होंने ये भी एक बात कही थी। दूसरा बात देखो यहाँ पे, और एक इंपॉर्टेंट बात, तो पहले देखिए हम लोग एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरा क्या देखें हम लोग, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विल बी रिपीटेड एट द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और कहता है, इन्होंने क्या किया था, मतलब ये जो बात है, देखो ये जो बात है ना, इन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है, अगर सिमिलर प्रॉपर्टी है तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये जो इन्होंने बात कहा ना, इन्होंने बात कहा वो कैसे कहा, ठीक है, वो कैसे कहा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इनके हिसाब से क्या हुआ, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी था, इन्होंने क्या किया था, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी था उसको उन्होंने क्या किया, रिलेट किया। रिलेट मतलब क्या बोल सकते हो कि ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास के ऊपर में। ठीक है, जैसे कि तुम बोल सकते हो ना कि अब हम किसी भी एलिमेंट्स को, इनका जो मानना था कि जो भी एलिमेंट्स को तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रख रहे हो, ठीक है, तो एटॉमिक मास में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखने से क्या फायदा हो रहा था, आखिर इनको कैसे पता चला कि ये जो एलिमेंट हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है, आखिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो इससे हमको क्या फायदा होने वाला है, इससे ये फायदा होने वाला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तुम रखोगे तो क्या होगा, वहां पे जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा ना, वो एक क्या होगा, वो एक ग्रुप में हो जाएगा, वो सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा, अपने एक ग्रुप में आ जाएंगे। और हमको मालूम है जो भी एलिमेंट अपने ग्रुप में होता है, मतलब वो ये डिटरमाइन करता है ग्रुप कि मेरे अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। जैसे तुम देखो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब का सब क्या है, एक ग्रुप के अंदर में है। इसका मतलब ये है कि इन सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक ही सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बेस पे लगाते चले गए हम लोग, और जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बढ़ते गया, वैसे वैसे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता गया, और वैसे वैसे सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट का ग्रुपिंग बनता गया। ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये बात है, मतलब उन्होंने क्या किया, ये जो बात है, मतलब ये जो रिपीटेड होते जा रहा है ग्रुप के अंदर में, मतलब उनका मतलब क्या था, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी था उन्होंने क्या किया, उनको रिलेट किया किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ। मतलब कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक मास के ऊपर। अब तुम्हें मालूम पीरियोडिक का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, ठीक है, वो एक रेगुलर फैशन में या तो इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा या तो वो डिक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो एक फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए, एक पीरियोडिक ऑर्डर में होना चाहिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अभी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एटॉमिक मास मतलब जैसे तुम बोल सकते हो ना कि एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का वो फंडामेंटल यूनिट है। तुम किसको, ये जो एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो,
एटॉमिक मास के बेस पे। तो हम बोल सकते हैं ना एटॉमिक मास वो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक, वो किसी भी एलिमेंट का वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है जिसके बेसिस पे अगर तुम किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज करोगे तो एक टेबल ऐसा बन सकता है जहां पे जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा वो सब एक ग्रुप में आ जाएंगे, और उस ग्रुप में जाने पे, ऊपर जाने पे या फिर नीचे जाने पे, उस ग्रुप के अंदर में या तो फिर तुम ऊपर की तरफ बढ़ो या तो फिर तुम नीचे की तरफ जाओ, या तो प्रॉपर्टी सिमिलर हो या तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद या तो प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट रेगुलर तरीके से इंक्रीज करता हो या फिर रेगुलर तरीके से डिक्रीज करता हो, ठीक है, रेगुलर तरीके से इंक्रीज करता हो या फिर रेगुलर तरीके से डिक्रीज करता हो। इस तरह से क्या बना हम लोग का, इस तरह से बन गया क्या, मेंडेलीव का एक पीरियोडिक लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पीरियोडिक लॉ। समझा? इस तरह से मेंडेलीव क्या बन गया, एक पीरियोडिक लॉ बना जिसको हम लोग क्या बोले, फर्स्ट पीरियोडिक लॉ। तो मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ में क्या कहा, ठीक है, तो मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, मतलब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स के अंदर में उन्होंने अपने क्या कहा, तो वो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, देख लो यहाँ पे, इसको मिटाते हैं। मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ठीक है। देखो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है, इसमें क्या बताया गया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द periodic function of their atomic number, sorry atomic mass। इन्होंने एटॉमिक मास का बात किया था, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, when an elements are arranged in increasing order of atomic mass, या फिर ब्रैकेट वेट कर लो, atomic weight, the similar property of the element, the similar property of an element, ठीक है, element are repeated at regular interval of time, ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, the physical and chemical property of an element are the periodic functions of their atomic mass। इसका मतलब ये होता है जब किसी भी एलिमेंट को मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर में तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करना शुरू करोगे, तो जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा, वो क्या होगा, वो एक रेगुलर पैटर्न में, वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, वो रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा बात इन्होंने अपने पीरियोडिक लॉ में कहा था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से हमें क्या है, चूंकि ये टेबल किसका है, मेंडेलीव का है ना, और यहाँ पे देखो पीरियोडिक टर्म का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या था, इस टेबल में सिमिलर था, वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, रिपीट होता हुआ दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या नाम पड़ा, पीरियोडिक पड़ा। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 1 पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से कुछ दूर तक चलो, ठीक है, ऐसे मूव किए हम लोग लेफ्ट टू राइट, ऐसे मूव करे, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, एक पीरियड खत्म हुआ, नेक्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट आया, लिथियम, पीरियड 2 का एलिमेंट। तो जैसे लिथियम आया तो क्या देखा, लिथियम का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी लगभग क्या था, सिमिलर था। ये सिमिलरिटी क्या था, लिथियम और हाइड्रोजन का वैलेंस क्या था, 1 ही था, ठीक है, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उसकी प्रॉपर्टी को सिमिलर बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिर देखो, जैसे लिथियम से कुछ दूर बढ़े, आगे बढ़े, जैसे कुछ दूर गए, उसके बाद एक पीरियड खत्म होने के बाद नेक्स्ट पीरियड आया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो अपने पहले वाले एलिमेंट, जिसको मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट है, उनके उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। मतलब सीधे से बात ये बोल सकते हो, अब बोलो सर क्या सिमिलरिटी है, सोडियम लिथियम क्या है, एल्कली मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, दोनों का दोनों हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, ठीक है, दोनों का दोनों पास क्या टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, ठीक है, और बहुत रिएक्टिव मेटल होता है,
ठीक है, समझ में आया? सबके पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी एक ग्रुप के अंदर में देखा गया। ठीक है, मतलब एक पीरियड खत्म होने के बाद जब अगला पीरियड आया, ठीक है, और जो एलिमेंट अपने पिछले एलिमेंट के नीचे आने लगा, उनका प्रॉपर्टी अपने ऊपर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए मैं यहाँ क्या टर्म यूज किया, पीरियोडिक टर्म यूज किया। टेबल का मतलब क्या हो गया, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है, टेबल है, इसमें रोज है, ठीक है, इसमें रो है और क्या है, कॉलम है। 8 वर्टिकल क्या है इसमें, कॉलम, जिसको लोग ग्रुप बोले। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको लोग पीरियड बोले। तो जहां पे रोज एंड कॉलम होता है, दोनों मिलकर फाइनली क्या बनाते हैं, टेबल्स को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, टेबल दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया हम लोग का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, देखो यहाँ पे जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझने वाला क्या है, वो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने के बाद यहाँ पे क्या है कि देखो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स में यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या, ग्रुप। ग्रुप के अंदर तुमको दिख रहा है यहाँ पे एक एलिमेंट्स का एक चेन दिख रहा है और एक यहाँ पे एक सीरीज दिख रहा है तुमको। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ पे देखो लाइनिंग करें, कॉपर Ag एंड Au। ठीक है, कॉपर Ag एंड Au, यहाँ पे देखो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या दिख रहा है तुमको, एक और सीरीज दिख रहा है। ये तो तुमको ग्रुप दिख ही रहा है, लेकिन ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप विद इन ग्रुप दिख रहा है। मतलब यहाँ पर बात क्या हो गया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स के अंदर में ग्रुप तो था ही, लेकिन ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप था, जिसको हमने क्या नाम बोला, जिसको हमने क्या बोला, सब ग्रुप बोला। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। सब का मतलब क्या हो गया, ग्रुप तो है ये, लेकिन ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप दिख रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। तो ये जो सब ग्रुप तुमको दिख रहा है, कहां से कहां तक दिख रहा है, मतलब ग्रुप 1 से लेके, देखो ये लोग क्या है, ग्रुप 1 है ये हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ग्रुप 1 ये हो गया क्या, ग्रुप 1 ए, इसको बोले क्या, ग्रुप 1 बी। ठीक है, ग्रुप 1 एक एलिमेंट जिसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ग्रुप 1 बी, बी में देखो क्या है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, तो ग्रुप 1 ए एंड ग्रुप 1 बी में डिवाइड है। मतलब ऐसे ऐसे करके करते करते फाइनली कहां तक जा रहा है, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक ए और बी में डिवाइड हो रहा है। मतलब दो ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, ग्रुप 1 ए एंड ग्रुप 1 बी। मतलब ग्रुप के अंदर फर्दर एक ग्रुप दिख रहा है, मतलब उसको हम लोग क्या बोले, सब ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप 1 ए, ग्रुप 1 बी, ग्रुप 2 ए, ग्रुप 2 बी। ठीक है, ग्रुप 3 ए, ग्रुप 3 बी। ठीक है, ग्रुप 4 ए, ग्रुप 4 बी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हो गया क्या, ग्रुप 5 ए, ग्रुप 5 बी। ठीक है, ग्रुप 6 ए, ग्रुप 6 बी। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप 7 ए, ग्रुप 7 बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक हमको ए और बी में डिवाइड दिख रहा है। मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप विद इन ग्रुप दिख रहा है, सब ग्रुप दिख रहा है। लेकिन ग्रुप नंबर 8 में देखो 3 एलिमेंट्स है और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देगा ग्रुप 8 में क्या हो जाएगा, जो ग्रुप 8 होगा उसमें नो सब ग्रुप। ग्रुप 8 में क्या है, कोई सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो नोट पॉइंट करने वाला पार्ट, यहाँ पे ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक क्या दिख रहा है तुमको, दो सब ग्रुप दिख रहा है। मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड में मतलब किसमें, ए और 1 से लेके 7 तक क्या हो रहा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक क्या डिवाइड हो रहा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, लेकिन 8 में कोई सब ग्रुप है नहीं। 8 में क्या, यहाँ पर कोई सब ग्रुप नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसलिए यहाँ पे ग्रुप और सब ग्रुप क्यों दिख रहा है। ग्रुप के अंदर में देखो, ग्रुप के अंदर में जो भी एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है। ये बात हम लोग जानते हैं, तो वो तो एक ग्रुप में हो गया। लेकिन जो जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, बहुत सारा प्रॉपर्टी एक दूसरे से सिमिलर है, उनको एक सब ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, अब चूंकि ये जो सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उनका उनका जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप के साथ भी सिमिलर है, इसलिए वो एक ग्रुप में भी है। देखो एक बड़ा सा ग्रुप के अंदर में भी है। ठीक है, जैसे कि तुम देखो यहाँ पे, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन लोगों का बहुत ज्यादा सिमिलरिटी एक दूसरे से, इसीलिए अपने क्या है, सब ग्रुप के अंदर में। और इनका सिमिलरिटी क्या है, सोडियम पोटेशियम से भी है। कि क्या है, इनका जो सिमिलरिटी है वो सोडियम पोटेशियम से भी क्या है, सिमिलर है। वो क्या है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हुआ। तो अगर सेम सब ग्रुप में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे क्या होगा, सेम सब ग्रुप में होगा, सेम सब ग्रुप में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी मोर क्लोजर। ठीक है,
प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पर, अगर कोई एलिमेंट का सब ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है मतलब उन सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे के साथ ज्यादा ही क्लोज है, ठीक है। अगर क्या होगा सेम ग्रुप में होगा, सेम ग्रुप में होगा तो क्या होगा यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ग्रुप सेम मतलब सेम ग्रुप में होगा तो वैलेंसी सेम होगा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अब कोई भी एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर में जितना सारा एलिमेंट होगा सारा का सारा एलिमेंट्स का वैलेंसी कैसा होगा, सिमिलर होगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देखो ये ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट ग्रुप 1 ए में हो चाहे एलिमेंट ग्रुप 1 बी में होगा, सबका वैलेंसी कैसा होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं, द एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप द एलिमेंट प्रेजेंट इन आइदर ग्रुप 1a और ग्रुप 1b हैविंग द सेम वैलेंसी। चाहे वो एलिमेंट ग्रुप ए में हो चाहे ग्रुप एलिमेंट ग्रुप बी में होगा, लेकिन अगर वो एक ग्रुप के अंदर बिलोंग करे ना सारा का सारा एलिमेंट्स का वैलेंसी कैसा होगा, सिमिलर होगा। जैसे तुम देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो तुम यहाँ समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, जैसे तुम ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात करो, ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर में जो एलिमेंट्स है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा, 1, लिथियम का 1, सोडियम का 1, ठीक है। अब बोलो सर वैलेंसी तुम लोग बता मालूम है लास्ट में कितना है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी 1। वैलेंसी क्या होता है, जितना एलिमेंट कोई भी एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या फिर जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है किसी एटम के थ्रू, उसमें क्या हो सकता है वैलेंसी। तो यहाँ पर सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 1, देखो वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर लिथियम का 1, हाइड्रोजन का 1। अब चाहे कॉपर का बात करो चाहे सिल्वर का बात करो, कॉपर का क्या होता है Cu+1 एंड Cu+2 भी होता है। कॉपर अपना वैलेंसी चेंज भी करता है, मतलब इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है, लेकिन 1 तो होता है ना, तो ये ग्रुप के अंदर में भी है, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी देखो तुम बेरिलियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैलेंसी क्या होगा, देखो 2, मैग्नीशियम को 2, कैल्शियम को 2, स्ट्रोंटियम को 2, सब का क्या होगा 2, जी का +2, ठीक है। तो चाहे वो एलिमेंट ग्रुप 1a में हो चाहे वो 1b में हो चाहे ग्रुप 2a में हो चाहे ग्रुप 2b में होगा, सबका वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के हम लोग वैलेंसी निकालना शुरू करेंगे कहाँ तक, 4 तक। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका वैलेंसी सर कितना होगा, 1 ही होगा। इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। इसका वैलेंसी कितना होगा, कार्बन का 4 होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना करेगा। अब जैसे यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन ये नहीं बोलेंगे नाइट्रोजन वैलेंसी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना होगा, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, तो इसका अगर तुम करो कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा 2 और 5, मतलब इसके वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन नॉन मेटल है ना, तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 8 कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो देखो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। मतलब इस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे सबका वैलेंसी क्या होगा 3 होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि ग्रुप 5 है तो इसका वैलेंसी 5 हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो टोटल इनके टेबल में क्या दिख रहा है तुमको 8 वर्टिकल कॉलम दिख रहा है ना, 8 वर्टिकल कॉलम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं ग्रुप बोल रहे हैं। तो टोटल कितना कॉलम इसमें 8 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 8 कितना नंबर ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजन का ग्रुप है कितना नंबर ग्रुप है, देखिए ना 5 नंबर ग्रुप है ना, तो 8 - 5 तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका इस ग्रुप के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 - कितना ग्रुप है 6 2, देखो सल्फर का 2, ऑक्सीजन का 2, ठीक है, सबका 2 होगा। क्रोमियम का 2, यहाँ पर कैसा होगा 8 माइनस कितना 7 नंबर ग्रुप है ना, 8 - 7 कितना हो जाएगा 1। देखो क्लोरीन का 1, ठीक है, ब्रोमीन का 1, फ्लोरीन का 1। तो इस तरीके से क्या होगा हम लोग यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो तुमको मालूम ही है, ठीक है, यहाँ ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8 में कोई सब ग्रुप है नहीं है, ठीक है। इसके अंदर में जो एलिमेंट्स है वो 3 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, बस यही तक का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हम लोग वैलेंसी हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे अब इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, उसको रहने दो, ठीक है, उसको समझना है हमको फिलहाल। अच्छा, तो देखो इनके टेबल में क्या दिखा हमको, क्या दिखा, उसके बाद नेक्स्ट 8 वर्टिकल कॉलम दिख रहा है, ठीक है, जिसको मैंने क्या बताया ग्रुप बताया, ठीक है। अच्छा
ऐसे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स होता है उसमें कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है, ठीक है, 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है। लेकिन इनका जो टेबल था, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था, उनके टेबल में 8 ग्रुप था, ठीक है, मतलब 8 वर्टिकल कॉलम था जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज था जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 7, यहाँ पे क्या था, 7 हॉरिजॉन्टल रोज था, हॉरिजॉन्टल रोज था जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे क्या, पीरियड, ठीक है। तो अब इस पीरियड से मेंडलीफ ने क्या समझाना चाहा, इस पीरियड से मेंडलीफ का क्या लेना देना था। तो देखो यहाँ पे हम बताएं तो वो क्या, कि जो भी एलिमेंट, ठीक है, वो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड मतलब इस साइड रिप्रेजेंट होगा, उन एलिमेंट्स में मतलब जो भी एलिमेंट क्या होगा, पीरियोडिक टेबल्स के लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट होगा, वो सभी के सभी कैसे होंगे, मेटल्स होंगे। मतलब तुमको लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स क्या दिखेगा, तो वो मेटल दिखेगा। लेकिन तुम जैसे आगे की तरफ, ठीक है, मूव करोगे, जैसे तुम आगे की तरफ मूव करोगे, वैसे वैसे क्या होगा, जैसे तुम आगे की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे क्या होगा, नॉन मेटल दिखना तुमको शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे तुम लेफ्ट से मूव करके राइट की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे क्या होगा, मेटल से हम लोग दूर जा रहे हैं, मेटल से दूर जा रहे हैं, तो मेटल और प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। और जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, नॉन मेटल और प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि हम राइट साइड में क्या हो रहा है, नॉन मेटल और प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सही बात। तो लेफ्ट साइड में तुमको मेटल दिखेगा, और जैसे जैसे तुम लेफ्ट से आगे की तरफ राइट बढ़ोगे, वैसे वैसे क्या होगा, नॉन मेटल वाला प्रॉपर्टी, सॉरी, नॉन मेटल दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, ठीक है, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट विल बी डिक्रीज, क्योंकि हम लोग मेटल से दूर जा रहे हैं ना, और किसके तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि राइट साइड जा रहे हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। क्लियर है। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है कब, जब हम लोग मूव करते हैं कहां से, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। चलो बोल सकते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, पीरियड से क्या समझाना चाहा, इफ वी बोल सकते हैं, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट, शॉर्ट लिखे, लेफ्ट टू आर मींस राइट, if we move from left to right in a periodic table, if we move from left to right in a periodic table, the metallic character will be decreased, and non-metallic character यहाँ पर आगे लिख लो, non-metallic character क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, जैसे जैसे हम लोग मूव किए हम लोग पीरियड्स मतलब लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे क्या हुआ, मेटालिक कैरेक्टर घटते चला गया और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते चला गया। तो ये जो था हम लोग का पीरियड था, इसी पीरियड्स के थ्रू मेंडलीफ ने इसी बात को समझाना चाहा कि हम लोग जैसे जैसे हम लोग टेबल्स के अंदर में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्योंकि मेटल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसलिए घटता है क्योंकि हम लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो सारा नॉन मेटल वाला एलिमेंट्स आना शुरू हो जाता है। जैसे तुम देखिए यहाँ पे, ये सब क्या है, मेटल है, ये सब क्या है, मेटल है, इधर से क्या है, बोरो तो नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है यहाँ पे, ठीक है। ये एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। देखो देखो जैसे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं इधर की तरफ, वैसे कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन इधर नॉन मेटल, फास्फोरस इधर, ठीक है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन ग्रुप, ये भी सब का सब क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो मेंडलीफ का ये टेबल्स है, ठीक है, इस टेबल्स के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ मेरिट्स दिख रहा है, ठीक है, कुछ मेरिट्स दिख रहा है। जो मेंडलीफ का जो भी मॉडल था, ठीक है, मेंडलीफ ने हमने जो भी बात कहा था मेरिट्स के अंदर में जो सही माना जाता है, ठीक है, उनके अंदर में इस मेरिट्स के अंदर जो पॉइंट्स हमको फिलहाल यहाँ पे देखना है। वो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया इसमें, arrange एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। पहला क्या किया था इन्होंने कि एलिमेंट को जो अपने टेबल्स के अंदर में सजाना शुरू किए थे वो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो यहाँ बोल सकते क्या, जो अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट के बेस पे क्या कहते हैं इन्होंने एलिमेंट्स को सजाना शुरू किया। दूसरा पार्ट क्या होगा यहाँ पे, दूसरा पार्ट क्या होगा, गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मतलब क्या था कि अभी इनको मालूम था, देखो यहाँ पे इनके टेबल में क्या है, देखो यहाँ पे इनके टेबल में यहाँ पे कुछ जगह पे तुमको गैप दिख रहा है,
देखो जहां पे गैप है मतलब वहां पे एलिमेंट्स का भी डिस्कवरी नहीं हुआ इनके टेबल में। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे ये वाला जो इसको बॉक्स मारा हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का स्क्वायर लाइनिंग किया हुआ है यहाँ पर, इनवलप बनाया हुआ है यहाँ पर, जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ये सब का सब यहाँ पे एलिमेंट का डिस्कवरी भी यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये गैप था, यहाँ पे तो गैलियम दिख रहा है, यहाँ पे जर्मेनियम दिख रहा है, स्कैंडियम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे वो एलिमेंट नहीं है टेबल में। लेकिन यहाँ पर तुमको समझाने के लिए यहाँ पे टेबल में यहाँ पे हम इस एलिमेंट को यहाँ पे पुट किए और इसके चारों तरफ क्या एक लाइन कर दिए ताकि तुम पता चले कि यहाँ पे वो एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ इनके टेबल में। तो यहाँ पे क्या था, ऐसे गैप था, यहाँ पे क्या था, ऐसे डैश था, मतलब जहां जहां पे एलिमेंट का भी डिस्कवरी नहीं हुआ इनके टेबल में वहां पे क्या था, ऐसे करके डैश था। और डैश का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ है। तो मेंडेलीव जो साइंटिस्ट थे, इनको मालूम था कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने गैप छोड़ रखा है वहां पे अभी एलिमेंट का डिस्कवरी होना बाकी है, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा वो इस टेबल में इस गैप में आके उसको पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उनको कैसे ये कैसे पता चला कि गैप इसी जगह पे होगा, उनको ये कैसे पता चला कि गैप इसी जगह पे होगा। देखो यहाँ पर तुमको मालूम है उनका जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, वो क्या था, एटॉमिक मास था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। तो उनको क्या लगा, जैसे कि तुम देखो यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे मास लिखा हुआ है, ठीक है, इसी में देख लो, जैसे कि लिथियम का मास 7 है, ठीक है, बेरिलियम का मास 10 है, बोरोन का मास 11 है एंड कार्बन का मास 12 है, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में देखो एक एटॉमिक मास के बीच में ये जो दो एलिमेंट्स हैं, इन दो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उनके बीच में गैप कितना वैल्यू का है, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर कितना गैप है, 1 का गैप है, यहाँ पर कितना गैप है, 2 का गैप है, मतलब बहुत 1 2 1 2 2 3 ऐसे करके यहाँ पे गैप बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने कैल्शियम को यहाँ पे रखा, ठीक है, कैल्शियम को यहाँ पे रखा, और कैल्शियम को रखने के बाद उसके बाद वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, कैल्शियम के बाद वाला जो एलिमेंट है टिटेनियम, ठीक है, तो रखने के बाद क्या देखा गया, इन दो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था, ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में एटॉमिक मास का डिफरेंस है। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे, अगर हम बोले यहाँ पे कि लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, उसके बाद फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है। अब लेट कर लो यहाँ पे कि बेरिलियम का डिस्कवरी नहीं हुआ और बोरोन का भी डिस्कवरी नहीं हुआ, ठीक है, बेरिलियम का डिस्कवरी नहीं हुआ और बोरोन का भी डिस्कवरी नहीं हुआ, तो अब देखो कितना गैप आएगा, यहाँ पे आता है 10, यहाँ पे 11, ठीक है, इसको काट दो, हटा दिए, तो देखो अब इन दो एलिमेंट के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, एटॉमिक मास से कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कितना 7 है और ऐसे कितना है 12 है, कितना हो गया 8 9 10 11 और 12, ठीक है, 5 वर्ग मतलब कितना हो गया 5 का गैप आ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब इनका जो एटॉमिक मास के दो एलिमेंट के बीच में एटॉमिक मास का डिफरेंस है वैल्यू का वो कितना का हो गया 5 का हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए था, ऐसे हर एलिमेंट के बीच में कितना का डिफरेंस था 2 1 3 हाईएस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 5 का हो गया। तो इनको क्या लगा, इनको लगा जरूर बीच में कोई ऐसा एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, लेकिन अगर इन फ्यूचर वो डिस्कवर्ड होगा तो वहां वो उन एलिमेंट्स को उन टेबल में जहां पे गैप मैंने छोड़ रखा है वहां पे उसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनके माइंड में एक लॉजिक का आइडिया है कि जो गैप आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा का जो डिफरेंस आ रहा है, दो एटॉमिक मास के दो एलिमेंट के बीच में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इस वजह से उनको पता चल गया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हटा, अब लिख देते इसको, ठीक है, ये क्या था 10 था, यहाँ पे 11 था, और यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट था वो क्या था, बेरिलियम था, और ये क्या था हम लोग का बोरोन था, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मास का डिफरेंस है उनको पता चल गया कि यहाँ पे गैप होगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे समझ लो बात क्या है, अब इनको तो ये पता था कि वो गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऐड करो, अब कौन सा एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा ये भी उनको मालूम था, और उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होगा ये भी उनको मालूम था। तो बोल सकते क्या, इन्होंने क्या किया था, प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब अभी जिन एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ है उन एलिमेंट्स के बारे में भी इन्होंने क्या किया, बता दिया, ठीक है। मतलब जिस एलिमेंट का भी डिस्कवरी नहीं हुआ है उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में भी बता दिया इन्होंने कहा आपको एक एलिमेंट मिलेगा जो मेरे टेबल में आप एल्युमिनियम के नीचे रखोगे, ठीक है, आप मेरे टेबल के अंदर में एल्युमिनियम के नीचे रखोगे, उसका मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ,
ठीक है, अभी आपने डिस्कवर नहीं किया लेकिन इनको पहले से मालूम था कि कौन सा एलिमेंट आने वाला है और उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी भी इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि तुम मालूम है एल्युमिनियम नीचे क्या होता है, गैलियम होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के नीचे होता है गैलियम, तो उन्होंने जो एलिमेंट्स का नाम दिया कि आप एल्युमिनियम के जब नीचे जो स्पेस है जहां पे मैंने गैप छोड़ रखा है वहां पे जो भी एलिमेंट का डिस्कवरी होगा उस एलिमेंट का उन्होंने क्या नाम दिया, वहां पर उन्होंने गैलियम टर्म नहीं दिया, एलिमेंट के बाद होता है गैलियम, लेकिन उन्होंने क्या दिया, एक संस्कृत वर्ड दिया जिसका मतलब होता है क्या, इक्का एल्यूमिनियम। उससे क्या मतलब होता है, इक्का एल्यूमिनियम। मतलब क्या होगा, जैसे मान लिया एल्यूमिनियम था, नीचे में गैप था, तो नीचे में गैप था, इसके लिए क्या टर्म यूज किया, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम का मतलब होता है, ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम का मतलब होता है अल्टरनेट एलिमेंट, एक एलिमेंट को छोड़ के। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे ये एलिमेंट है ना एल्यूमिनियम, इसके बाद कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, सीजियम है, सीजियम के बाद कौन आएगा, गैलियम आएगा। ठीक है, तो सीजियम के एक सब ग्रुप के अंदर में तो एल्यूमिनियम के बाद एक एलिमेंट मतलब सीजियम, इसको छोड़ के यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा, और एक एलिमेंट को छोड़ के ऑल्टरनेट यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसके लिए उन्होंने क्या टर्म यूज किया, एक संस्कृत वर्ड जिसको उन्होंने क्या कहा, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है सर, मैं तो इक्का एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट एलिमेंट, एक एलिमेंट को छोड़ के। ठीक है, तो अब बाद में अब क्या हुआ है, इसके बाद डिस्कवरी हुआ, किसका डिस्कवरी हुआ, गैलियम का। अब जैसे ही गैलियम का डिस्कवरी हुआ, गैलियम का डिस्कवरी हुआ, तो गैलियम का डिस्कवरी होने के बाद अब चूंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इक्का एल्यूमिनियम है वो किसके इक्वल है, गैलियम के इक्वल है। यहाँ पर जो इक्का एल्यूमिनियम है वो किसके इक्वल है, क्योंकि उन्होंने जो एलिमेंट के नीचे में जो इक्का एल्यूमिनियम एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाला था, ठीक है, उसको उन्होंने गैलियम टर्म ना बोल करके उन्होंने एक संस्कृत वर्ड यूज किया जिसको उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम बोला, मतलब इक्का एल्यूमिनियम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, गैलियम है। तो बाद में जब गैलियम का डिस्कवरी हुआ जो कि एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला था, ठीक है, वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी जब एनालाइज किया गया, उसके बारे में स्टडी किया गया, तो देखा गया कि जो जो प्रॉपर्टी मेंडलीफ ने बताया था वो सारा प्रॉपर्टी गैलियम किसके इक्वल है, इक्का एल्यूमिनियम के इक्वल है। ठीक है, जिसको उन्होंने नया नाम दिया था क्या, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरह से क्या देखा गया, कि उन्होंने प्रॉपर्टी तो बता दिया, जो एलिमेंट आने वाला था उनका भी नाम बताया, साथ में कौन सा उस एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी होगा वो भी उन्होंने फाइंड कर चुके थे। तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे, इक्का एल्यूमिनियम। इसी तरह देखो यहाँ पे भी एक क्या है आप लोग का, इक्का सिलिकॉन है। देखो यहाँ पे इक्का सिलिकॉन, देखो यहाँ पे सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन के बाद क्या होगा, देखो टाइटेनियम, और उसके बाद में क्या होगा, जर्मेनियम। तो उन्होंने फिर वैसे ही बात बोला आपको, एक मेरे टेबल में सिलिकॉन के बाद एक एलिमेंट मिलेगा, ऑल्टरनेट एलिमेंट मिलेगा, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, इक्का सिलिकॉन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन, इसका मतलब क्या हो गया, इक्का सिलिकॉन। इक्का सिलिकॉन मतलब क्या हो गया, मतलब सिलिकॉन के ठीक नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला। तो सिलिकॉन, इसके बाद एक एलिमेंट को छोड़ करके टाइटेनियम को छोड़ के जर्मेनियम। तो यहाँ पे जो इक्का सिलिकॉन था वो किसके इक्वल था, जर्मेनियम के इक्वल था। ठीक है, अब नाम तो दे दिया इन्होंने, नाम देने के बाद क्या किया इन्होंने, उनके बारे में प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया, बता दिया। अब बाद में जब जर्मेनियम का डिस्कवरी हुआ, अब जब इनके टेबल में रखा गया तो देखा गया जर्मनी का वो सारा प्रॉपर्टी था जो उन्होंने नया नाम दिया था क्या, इक्का सिलिकॉन। ठीक है, सब कुछ मतलब जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने इक्का सिलिकॉन को बताया वो लगभग इक्वल निकला, किसके इक्वल, जर्मनियम के इक्वल निकला। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, तो अब हम लोग क्या देखें, हम लोग तो मेरिट्स क्या निकला, मेंडलीफ का मेरिट्स क्या निकला, पहले तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से जाया, फिर जो एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था उनके लिए वो अपने गैप छोड़ देते थे, तीसरा जो एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था उनका उन्होंने नाम भी दिया और साथ में उसका प्रॉपर्टी को भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये उनका एक मेरिट्स था। ठीक है, और साथ में एक चीज और की थी है, करेक्शन इन एटॉमिक मास, करेक्शन इन एटॉमिक मास, करेक्शन इन एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास में भी क्या किए थे उन्होंने, करेक्शन किए थे। मतलब करेक्शन एटॉमिक मास मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा माना जाता था, यहाँ पे पहले ऐसा माना जाता था कि जो प्लेटिनम होता है, ठीक है, जो प्लेटिनम होता है ना, जो प्लेटिनम होता है उनका मास, जो प्लेटिनम होता है वो गोल्ड से ज्यादा हेवियर होता है। ठीक है, प्लेटिनम जो होता है वो गोल्ड से ज्यादा भारी होता है। अब सीधा सा बात है, जो भी एलिमेंट जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा वेटेड होगा, मतलब उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम होगा वो कम वेटेड होगा, दैट इज वो क्या, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हल्का होगा, दैट इज लाइटर होगा। ठीक है, अगर ऐसा माना जाता था कि प्लैटिनम जो होता है वो गोल्ड से हेवियर होता है, प्लैटिनम जो होता है वो गोल्ड से हेवियर होता है, तो क्या होगा, तो प्लैटिनम को क्या होना चाहिए, गोल्ड से आगे होना चाहिए। ठीक है, प्लैटिनम आगे और गोल्ड क्या होना चाहिए, पीछे। लेकिन जब मेंडलीफ ने प्रॉपर्टी को देखा, प्रॉपर्टी को एनालाइज किया, तो देखा गया क्या, गोल्ड यहाँ पे आ रहा है और प्लैटिनम
यहाँ पे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम का एटॉमिक मास क्या होता है, कम होता है किससे, गोल्ड से। तो जिसका मास कम होगा वो क्या होगा, ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले होगा। तो देखो यहाँ पे, और जिसका मास ज्यादा होगा वो एलिमेंट क्या होगा, कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट के आगे होगा गोल्ड यहाँ पे। तभी तो इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। देखो प्लेटिनम का यहाँ पे क्या है, इसका मास यहाँ पे देख लिखा हुआ है 195.085, लेवल कितना है 190, मतलब 195 से थोड़ा ज्यादा है। और इसका मास कितना देखो 196 है, मतलब 96 मतलब 197 के आसपास है, ठीक है। तो इसका मास क्या ज्यादा है, मतलब क्या हो गया, गोल्ड हेवियर हो गया। और इसका मास क्या कम है, मतलब क्या हो गया, लाइटर होगा। तो इन्होंने क्या किया, इनको करेक्शंस किया अपने टेबल के अंदर में। ये जो करेक्शंस था, मतलब जो लाइटर और ऐसे माना जाता है कि प्लैटिनम इज हेवियर देन गोल्ड, ठीक है। जब उन्होंने प्रॉपर्टी को लैस किया, देखा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करना शुरू किए, तो देखा गया कि प्लैटिनम यहाँ पे आ रहा है क्योंकि इसका मास कम है, और गोल्ड का मास ज्यादा है तो गोल्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या किया, एक काम और किया क्या कि वो क्या था, करेक्शन इन एटॉमिक मास। क्लियर है, ठीक है। अब जो लोग देखना है यहाँ पे क्या, हम लोग देखना है क्या, डीमेरिट्स देखना है, ठीक है। अब इनका सब कुछ इतना कुछ करने के बाद भी इनका जो मॉडल था, इनका जो लॉ था, उसमें भी थोड़ा सा क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया, ठीक है। इन ड्रॉबैक के बेस पे तुम बोल सकते हो कि जो मेंडलीफ है, इनका भी जो मॉडल था वो फेलियर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएंगे साइंटिस्ट मोस्टली, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले देखते हैं इनका डीमेरिट्स क्या क्या, ठीक है। वो डीमेरिट्स देखो क्या क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या देखा गया, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट। ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट मतलब देखो यहाँ पे पहले डीमेरिट्स क्या था इनका निकला कि इन्होंने क्या किया, जिस एलिमेंट का जो जो अनलाइक एलिमेंट है, मतलब अनलाइक मतलब जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी दूसरे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ सिमिलर नहीं है, ठीक है, उनको एक ग्रुप में कर दिए। इनका क्या फॉल्ट किया, एक गलती क्या की है कि जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं था, अनलाइक एलिमेंट थे, ठीक है, अनलाइक एलिमेंट थे, उनको एक ग्रुप में कर दिया। जबकि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी अलग अलग है तो उनका ग्रुप अलग होना चाहिए, लेकिन उनको क्या कर दिए, सेम ग्रुप के अंदर में कर दिया। तो इनका ये क्या निकला है, ड्रॉबैक निकला। इनके लिए क्या एक पॉइंट बना, डीमेरिट से एक पॉइंट बना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनको क्या किया, जो डीमेरिट से इनका लिखना जो मेंडलीफ का था वो क्या था, ग्रुपिंग ऑफ, ठीक है, डिसिमिलर पहले क्या हो गया, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर, दिस एलिमेंट क्या है, दिस एलिमेंट जैसे CO, AG एंड AU, ठीक है। या बोल सकते हो क्या, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर ग्रुप्ड विथ, ठीक है, दिस एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ग्रुप्ड विथ किसके साथ, Cu, Ag एंड Au, मतलब कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, Cu, Ag एंड Au, ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। देखो यहाँ पे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, मतलब Cu, Ag ने Au के साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ ग्रुप कर दिया। मतलब देखिए आप क्या है, तो देखो यहाँ पे Cu, Ag, Au, ये क्या है, पहले फर्स्ट ग्रुप के अंदर में इंक्लूड किया गया, इसको मेंशन किया गया। तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इन लोग का आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी है, इसीलिए ये अपना ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसका जो है सोडियम एंड लिथियम एंड पोटेशियम के साथ कोई सिमिलरिटी नहीं है, बस एक ही सिमिलरिटी है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। तो ये एक गलत ग्रुप हुआ, ठीक है, ये गलत ग्रुप है, क्योंकि तुमको मालूम है तुमको, क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट रखा गया ग्रुप 1 के अंदर में, वो सभी के सभी क्या है, अल्कली मेटल माना जाता है। ग्रुप 1 के अंदर में क्या बोलते हैं इसको, अल्कली मेटल मानते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम देख रहे हो सॉफ्ट मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या होगा, लेकिन जो कॉपर है, देखो यहाँ पे कॉपर और सिल्वर, इनका प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये जो कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड है, ये क्या अल्कली मेटल है, नहीं है। तो क्या इनके साथ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनके सेम ग्रुप में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इनका ये ग्रुपिंग गलत कर दिया। तो जो डिसिमिलर एलिमेंट थे, जो अनलाइक एलिमेंट थे, जिनको अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए था, उनको इन्होंने क्या किया, सेम ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। जिस वजह से ये जो पॉइंट बना, ये उनके लिए क्या बन गया, नेगेटिव पॉइंट बना, इनके ड्रॉबैक का एक पॉइंट बन गया, डीमेरिट्स बना। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे कि तुम ये भी देख सकते हो, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी का कोई भी रिलेशन नहीं है
किसके साथ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि सिवाय कि ये दोनों मेटल है, सिवाय है कि ये मेटल है, मतलब ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, बस ये सिमिलरिटी है, ठीक है। लेकिन बाकी और भी किसी प्रॉपर्टी से तुम इसको रिलेट करोगे, ठीक है, उसको इक्वल करोगे, सिमिलरिटी देखोगे, तो और किसी भी तरह कोई सिमिलरिटी तुमको नहीं मिलेगा जिंक कॉपर एंड कैडमियम मर्क्यूरी के किसके साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ। इस तरीके से क्या हो गया, ये एक गलत क्या बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो अनलाइक एलिमेंट्स से, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स से, उनको उन्होंने क्या कर दिया, एक ग्रुप में कर दिया। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम आर ग्रुप्ड विद कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, अब देखो जो एलिमेंट सिमिलर थे, ठीक है, जो एलिमेंट सिमिलर थे उनको क्या करना चाहिए था, एक ग्रुप में रखना चाहिए था, ठीक है। तो जो सिमिलर एलिमेंट का जो जिन एलिमेंट का प्रॉपर्टी, सिमिलर एलिमेंट किसको बोल सकते हो, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा, ठीक है। तो जिन एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ सिमिलर था उनका एक ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन उनको क्या कर दिया, अलग ग्रुप में कर दिया गया, ठीक है, सेपरेट कर दिया, इनके टेबल में क्या हो गया, सेपरेट कर दिया। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम, देखो यहाँ पे गोल्ड है यहाँ पे और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है, आपस में बहुत सिमिलर होते हैं, इनका जो प्रॉपर्टी होता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम का जो प्रॉपर्टी होता है वो आपस में बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके टेबल के हिसाब से गोल्ड और प्लैटिनम क्या है, अलग अलग है, सेपरेट है, ठीक है। इनका देखो अलग एक ग्रुप है और यहाँ पर प्लैटिनम का अपना एक अलग ग्रुप है, तो इनको एक ग्रुप होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ सिमिलर था, तो इनको इन्होंने डिफरेंट ग्रुप में दे दिया, ठीक है। और जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या था, अलग अलग था, उनको सेम ग्रुप में कर दिया, तो ये उनके लिए क्या बन गया, ड्रॉबैक बन गया। तो देखो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे, जो सिमिलर प्रॉपर्टी था, जो सिमिलर एलिमेंट था, सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एन एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर इन सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर कीप्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जो सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट था उनका डिफरेंट ग्रुप में इन्होंने उनको रख दिया, क्लियर है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया मतलब, तो देख रहा है गोल्ड एंड प्लैटिनम। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, मेथड कुड नॉट जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स का जो पोजीशन था वो सही तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहा था इनके टेबल के हिसाब से, क्योंकि देखो तुम मालूम देखो यहाँ क्या है कि जो आइसोटॉप्स होता है, ठीक है, आइसोटॉप्स पहले समझ लो आइसोटॉप्स क्या होता है, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बात करेंगे क्या आइसोटॉप्स के बेस पे इनको कैसे इनका फेलियर का कारण बना, ठीक है। देखो आइसोटॉप्स में क्या था कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अलग अलग तरह का एटम, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अलग अलग तरह का एटम जिसका मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोटॉप्स बोल सकते हैं। मतलब एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different mass number, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का अलग अलग तरह का एटम जिसका मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, और एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या आइसोटॉप्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि तुम मालूम है ऑक्सीजन का दो आइसोटॉप्स 16 है, ऑक्सीजन का दो आइसोटॉप्स 18 है, इसका मास नंबर कितना है 8, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। मतलब एक आइसोटॉप्स मतलब क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है दो अलग अलग स्टेट, जहाँ पे एक ऑक्सीजन का जिसका मास नंबर क्या है 16 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन जिसका मास नंबर 18 है, ये दो आइसोटॉप्स नेचर में क्या है पॉसिबल है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए। जैसे कि तुम बात करो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 3,
और इसका 1 1 1, ये क्या है उसका एटॉमिक नंबर। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है और मास नंबर क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। तो मास नंबर देखो यहाँ 1 2 3 है, तो डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, आइसोटॉप्स। तो देखो अभी यहाँ पे तो नेचर में हाइड्रोजन में क्या हो गया, 3 आइसोटॉप्स है, 1 2 एंड 3 वाला 3 आइसोटॉप्स। तो अब देखो यहाँ पे इनके टेबल के हिसाब से, इनका जो टेबल था, ठीक है, इनका जो टेबल था, इनके टेबल के हिसाब से जो आइसोटॉप्स होना चाहिए था उनको डिफरेंट पोजीशन देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इनका जो टेबल था वो किस बेस पे था, एलिमेंट को इन्होंने किस बेस पे सजाया था, एटॉमिक मास के बेस पे। और हमको मालूम है जो आइसोटॉप्स है उसका भी मास क्या अलग अलग है। अगर अलग अलग मास है मतलब एक का मास 1, एक का मास 2, एक का मास 3, जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो, ठीक है। तो अगर तुम एटॉमिक मास की बात करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बात करो, तो एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1, वो एक आइसोटॉप्स, उनका एक पोजीशन होना चाहिए। एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2, ठीक है, उनका एक अलग से पोजीशन होना चाहिए। एक हाइड्रोजन और होना चाहिए इनके टेबल में जिसका एटॉमिक मास क्या हो गया 3, ठीक है, वो, ठीक है, सेकंड आइसोटॉप्स के बाद होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है? तो इनके टेबल के हिसाब से क्या होना चाहिए, हर आइसोटॉप्स को अलग अलग पोजीशन देना चाहिए था। जैसे तुम देखो ना यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन कहाँ पे, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन 16 वाला यहाँ पे तो है, ठीक है, एक ऑक्सीजन और होना चाहिए इनके लिए और एक जगह होना चाहिए ना ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, एक और ऑक्सीजन होना चाहिए उनके लिए, एक अलग से जगह होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए 18, सॉरी जिसका मास नंबर होना चाहिए क्या 18 और एटॉमिक नंबर कितना 8। तो क्या इन्होंने ऐसा किया, इनके टेबल में ऐसा दिख रहा, तुमको नहीं दिख रहा। इनके टेबल में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है 16 वाला आइसोटॉप्स, जो 18 वाला जो आइसोटॉप्स था, ठीक है, जिस जो है ऐसा ऑक्सीजन जिसका मास एटॉमिक नंबर सॉरी मास 18 होगा और 18 ऑक्सीजन वाला जो एटॉमिक आइसोटॉप्स होगा उनका जो पोजीशंस कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पे कोई पोजीशंस को दिया ही नहीं इन्होंने अपने टेबल में, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है? जैसे कि देखो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जिसका एटॉमिक मास 1 है, एक हाइड्रोजन और होना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन और होना चाहिए जिसका एटॉमिक मास 2, मतलब सेकेंड आइसोटॉप्स, ठीक है, एक हाइड्रोजन और होना चाहिए इनके टेबल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इनका टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था, तो इनका भी हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है आइसोटॉप्स का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से जाओगे तो हर आइसोटॉप्स के लिए अलग अलग प्लेस होना चाहिए, एक एक आइसोटॉप्स और होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 वो यहाँ पे होना चाहिए, एक हाइड्रोजन 2 जिसका एटॉमिक मास 2 वो एक आइसोटॉप्स यहाँ पे होना चाहिए, उनके लिए एक अलग पोजीशन देना चाहिए था। और एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 3 उनके लिए एक और जगह देना चाहिए था, अलग अलग प्लेस होना चाहिए था, क्योंकि इनका जो टेबल था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था। तो उनके बेस से अगर तुम सजाओगे तो क्या होगा, हर हाइड्रोजन के लिए, हर आइसोटॉप्स के लिए अलग अलग पोजीशन होना चाहिए। लेकिन इनके टेबल में ऐसा कहीं पे तुमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने जो एलिमेंट्स को सजाने का, जो क्लासिफाई करने का जो बेस चुना था वो क्या था, एटॉमिक मास। क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास ही गलत चुन रखा था, इनको जो सजाना चाहिए था एलिमेंट को वो किस ऑर्डर में सजाना चाहिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर के बेस पर सजाते तो इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता आइसोटॉप्स वाला। बोले क्लियर है? तो आइसोटॉप्स के बेस पर अगर बात करें तो इनका टेबल क्या है, वैलिड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हर आइसोटॉप्स के लिए अलग अलग प्लेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका टेबल क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था। क्लियर है? इसको मिटाते पहले, ठीक है। देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का पोजीशन था, ठीक है, एक फेलियर था इनके हिसाब से, क्योंकि सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए थे कि वो देखो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो कहाँ है, ग्रुप 1 में अल्कली मेटल के साथ था। हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ है, ग्रुप 1 में अल्कली मेटल के साथ था। और अल्कली मेटल में अल्कली मेटल का जो ग्रुप है उनके अंदर में सारा का सारा क्या है, एक प्योर मेटल है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी क्या है वो मेटल के साथ रखा गया है इनके टेबल में, ठीक है। तो इनको ये एक्चुअली कहते हैं कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन पोजीशन कहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब बोल सकते हो ना कि हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखने का कारण क्या था, आखिर इसके पीछे क्या कारण था, वो सही तरीके से इनको जस्टिफाई नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन को तो यहाँ पे रख दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन सही तरीके से इनको प्रूव नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन का जो प्लेस होगा यहीं पे होगा, ग्रुप 1 में ही होगा, ठीक है।
हाइड्रोजन का जो पोजीशन होगा वो यहीं पे होगा। इस तरीके से क्या था, जो मेंडलीफ थे वो कंफ्यूज थे, उनको शायद ऐसा लगा कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे पहले होना चाहिए, तो उन्होंने हाइड्रोजन को पहले अल्कली मेटल के साथ रख दिया। लेकिन हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में अल्कली मेटल के साथ रखने में, ठीक है, उनका क्या मतलब ड्रॉबैक आएगा, ठीक है, उनको ये भी मालूम नहीं था, ठीक है, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं था उनके पास। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो हाइड्रोजन को तो उन्होंने ग्रुप 1 में रख दिया, ठीक है, ग्रुप 1 में उन्होंने रख दिया। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अल्कली मेटल के साथ है, फिर भी ये ग्रुप 1 में रखा गया, क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन का जो सिमिलरिटी है ना, वो कुछ अल्कली मेटल के साथ में भी है, और हाइड्रोजन का जो सिमिलरिटी है कुछ हम लोग का नॉन मेटल के साथ में भी है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो सिमिलरिटी वो मेटल के साथ भी है, और हाइड्रोजन का जो सिमिलरिटी वो नॉन मेटल के साथ में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो सर हाइड्रोजन को लोग तो नॉन मेटल में क्यों नहीं रखे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था, एटॉमिक नंबर 1 था, ठीक है, जिस वजह से इसको हम लोग कहाँ पे रखे, ठीक है, जिस वजह से इसको हम लोग कहाँ पे रखे, हम लोग ग्रुप 1 में रखे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और 1 एटॉमिक नंबर वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 था, जस्ट सब स्टार्टिंग क्या था, 1 से था, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ग्रुप 1 में रखे, ठीक है। लेकिन इसी बात को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए, बस इन्होंने यहाँ पे इनको पुट कर दिया, लेकिन सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को ग्रुप में रखने का इनका कारण क्या था, ठीक है, थोड़ा ये कंफ्यूज थे उस समय, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल के साथ इनका क्या सिमिलरिटी है, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या, और अल्कली मेटल के साथ क्या सिमिलरिटी है, और अल्कली मेटल के साथ क्या डिसिमिलरिटी है, मतलब वो नॉन मेटल जैसा कैसे प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मतलब ऐसे बात बोल सकते हैं ना। अगर अल्कली मेटल के साथ जो भी सिमिलरिटी वो देखते हैं, और अल्कली मेटल के साथ क्या डिसिमिलरिटी है, मतलब हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ क्या सिमिलरिटी है, वो यहाँ पे हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन का अल्कली मेटल के साथ क्या सिमिलरिटी है, ठीक है, उनके साथ हाइड्रोजन का अल्कली मेटल के साथ क्या रिजेम्बलेंस है, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। Resemble of hydrogen with alkali metal, ठीक है, अल्कली मेटल के साथ इनका क्या रिजेंबल था वो देख रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसी, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लाइक अल्कली मेटल का जैसा, लाइक अल्कली मेटल, हाइड्रोजन has one electron in their valence shell, valence shell, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या था कि लाइक अल्कली मेटल के जैसा हाइड्रोजन के पास भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इन देयर वैलेंस शेल। जैसे कि तुम मालूम है क्या, अल्कली मेटल क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सभी के सभी अल्कली मेटल है, ठीक है, जो कि ग्रुप 1 में बिलोंग कर रहा है। और इसी ग्रुप 1 एलिमेंट दैट मींस अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन को हम लोग क्या किए, वहां पर ग्रुप किया है। तो इसके साथ ग्रुप करने का आखिर कारण क्या है, ठीक है, आखिर कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलरिटी होगा ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ, जिस वजह से हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, 1 पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो जैसा कि अल्कली मेटल के पास क्या होता है, हाइड्रोजन, जैसे कि अल्कली मेटल के पास क्या होता है कि उसके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे तुम देखो ना सोडियम वैलेंस क्या होगा, तो यहाँ पे अगर बात करें 281 कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 281, तो कितना हो गया, 281, लास्ट में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। और देखो हाइड्रोजन का भी कैसा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 मास नंबर और एक एटॉमिक नंबर, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे क्या निकलेगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसके पास यही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे कि अल्कली मेटल में वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये पहले सिमिलरिटी। दूसरा देखो यहाँ पे, इसको मिटाते पहले, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात किए। दूसरा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर,
ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब किसी भी एलिमेंट का, किसी को जितना भी मेटल होता है, जितना प्योर मेटल है, उनके पास क्या होता है, टेंडेंसी होता है क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। तो ये जो लॉस करने का जो टेंडेंसी होता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हाइड्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रो, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन हैज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, लाइक अल्कली मेटल, ठीक है। जैसा कि अल्कली मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने का जो प्रॉपर्टी होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है अल्कली मेटल में, वो सारा का सारा कैरेक्टर हाइड्रोजन के पास में भी होता है। जैसे कि हाइड्रोजन भी क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को रखता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, ये एकदम इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। तो लिखते हैं दे कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, they can lose one electron easily, ठीक है। ये भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि अल्कली मेटल लूज कर रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था, तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनाएगा, H+ बनाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप देखो जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और बनाया क्या, Na+, मतलब ऑल मेटल, अल्कली मेटल के अंदर जितने सारे मेटल है, उनके पास क्या होगा, टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने का प्रॉपर्टी, मतलब उनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। और यही सेम कैरेक्टर हाइड्रोजन के पास में भी है, इसीलिए हम लोग कहां पे रखते हैं उसको, ग्रुप 1 में रखते हैं। तो देखो हाइड्रोजन क्या किया, लॉस किया, यहां से H एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बनाया क्या, H+, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। दूसरा बात यहाँ पे देखो, थर्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका, इसको मिटा रहे पहले, ठीक है। थर्ड देखो यहाँ पे, थर्ड पॉइंट देखो, जैसा कि देखो मालूम है जो अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल कंबाइंड विथ, ठीक है, अल्कली मेटल कंबाइंड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, जैसे कि तुम मालूम है क्या, जो अल्कली मेटल होता है वो कंबाइन करता है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है, टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या करेगा, उन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिससे कि अल्कली मेटल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी उससे रिएक्ट करके फाइनली स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर तो बोल सकते क्या, लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन also combine with electronegative element to form stable compound, जैसा कि तुम देख रहे हो कि अल्कली मेटल भी अगर कंबाइन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, सिमिलरली एकदम सेम टू सेम हाइड्रोजन भी उन सारे एलिमेंट से कंबाइन करके स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे देखो क्या, सोडियम अगर कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। अगर सोडियम कंबाइन करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। क्लियर है, सन्नाडा। सिमिलरली अगर सोडियम कंबाइन करेगा सल्फर के साथ बनाएगा क्या, Na2S, सोडियम सल्फाइड। तो इस तरीके से अगर अल्कली मेटल ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर से कंबाइन किया तो बनाया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड। क्लियर है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या होगा, अब हाइड्रोजन का देख रहे हैं, हाइड्रोजन से अगर कंबाइन करके क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो देखो यहाँ बनेगा, अगर ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो बनाएगा H2O, मतलब वाटर बनाएगा। अगर हाइड्रोजन कंबाइन करेगा इस क्लोरीन से तो क्या बनाएगा, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा। अगर वो सल्फर से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, मतलब मेटल भी ऑक्सीजन से कंबाइन करे, मेटल भी क्लोरीन से कंबाइन करे, मेटल भी सल्फर से कंबाइन करे। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है, हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है और हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है। मतलब ये यहाँ पर कैसा काम कर रही है, मेटल कैसे काम कर रहा है।
ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी को, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ और बहुत सारी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये तीन प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग देखें, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग ग्रुप 1 के अंदर में अल्कली मेटल के साथ रख सकते हैं। ये जो था वो एक रिजेंबल पॉइंट था, जहाँ पे हाइड्रोजन उस अल्कली मेटल के साथ इजीली उस ग्रुप 1 के अंदर में अपने आप को स्टे कर सकता है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या ये जो ग्रुप 1 का अभी हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल से कैसे वो डिसिमिलर है, अलग कैसे है वो, मतलब नॉन मेटल के साथ उसकी कैसे प्रॉपर्टी है, क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। मेटल से अगर अगर प्रॉपर्टी हट के चल रहा है, मतलब सीधे सा बात, उसको कैसा कैसा प्रॉपर्टी दिखेगा, नॉन मेटल से प्रॉपर्टी दिखेगा, मतलब मेटल से डिसिमिलर होगा, नॉन मेटल से क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, डिसिमिलरिटी। अब डिसिमिलरिटी देख लेते हैं, इसको पहले बेटा ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर ऑफ different behavior of hydrogen with alkali metal के साथ इसका, ठीक है, अल्कली मेटल के साथ इसका बिहेवियर जो था वो डिफरेंट क्या था, ठीक है। अब ये तो हम लोग सिमिलरिटी देखे अल्कली मेटल के साथ। अब वो क्या चीज है, अब हाइड्रोजन के पास ऐसा क्या बिहेवियर है जो अल्कली मेटल से क्या वो अलग है, वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे ठीक है, पहले देखो यहाँ पे फिजिकल स्टेट मतलब क्या हो गया, जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है वो सॉलिड होता है, हाइड्रोजन इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉरी हाइड्रोजन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, while alkali metal are solid, ठीक है। जैसा कि तुमको मालूम है कि अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, अगर हाइड्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, वो गैसेस स्टेट में होता है, लेकिन अगर वो किसके साथ होगा, अगर हम बात करें अल्कली मेटल का, तो अल्कली मेटल कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एक डिसिमिलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है और अल्कली का अलग प्रॉपर्टी है। इस बेसिस पे बात करेंगे तो हाइड्रोजन को लोग क्या करेंगे, अल्कली मेटल से सेपरेट करना शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो रूम टेम्परेचर गैस स्टेट में होता है, लेकिन अगर बात करें अल्कली मेटल तो हाइड्रोजन कैसा होता है, अल्कली मेटल बात करें तो कैसा होगा, सॉलिड नेचर का होगा, ठीक है, सॉलिड नेचर। दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है इज ए नॉन मेटालिक, हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटालिक होता है, एंड अल्कली मेटल जो अल्कली ग्रुप होता है आर प्योर मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन जो है कैसा है, वो नॉन मेटालिक नेचर का, लेकिन जो अल्कली ग्रुप है वो कैसा है, प्योर मेटल है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और अल्कली में क्या है, एक डिसिमिलरिटी है। इस बेसिस बात करेंगे तो लोग हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को अल्कली मेटल से सेपरेट करना शुरू कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट देखो एटॉमिसिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो डायटॉमिक फॉर्म में होता है, जैसे तुम देखो एग्जांपल में H2, ठीक है। हाइड्रोजन जो दिखेगा तुमको डायटॉमिक फॉर्म में दिखेगा। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना नंबर ऑफ एटम होगा उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है H2,
हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और हाइड्रोजन में से क्या होता है डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन तो अल्कली मेटल जो होगा क्या तुमको ऐसा दिखेगा, तो हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में दिखता है, मतलब हमेशा क्या होगा H2 ऐसे करके होगा, मतलब हमेशा क्या होगा डाई एटॉमिक फॉर्म में ही क्या करेगा अपने आप को एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग किसका अल्कली मेटल का, तो अल्कली मेटल कभी भी क्या होगा डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगा, कैसा होगा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होगा। तो अल्कली मेटल कैसा हो गया मोनो एटॉमिक फॉर्म, मोनो एटॉमिक फॉर्म। क्लियर है? तो ये सारा पॉइंट जो है ये बता रहा है कि हाइड्रोजन क्या है अल्कली मेटल से अलग है, अलग बिहेवियर का है, अलग मतलब डिसिमिलरिटी है, उनका प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। लेकिन इसके पहले जो हम लोग देखे वो सारा क्या था एक वैलेंस है, उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे 1 निकला, ठीक है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है, वो भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर भी इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग क्या यहाँ पे मेटल के साथ कुछ सिमिलरिटी देखे अल्कली मेटल के साथ और कुछ, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी दिखे जो हाइड्रोजन के मेटल से डिसिमिलरिटी थे, दैट मींस वो नॉन मेटल के साथ क्या सिमिलरिटी रखता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो कुछ मेटल के साथ भी सिमिलरिटी है, नॉन मेटल के साथ सिमिलरिटी है। लेकिन इस बात को उन्होंने मेंडलीफ ने, ठीक है, सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उनका अभी भी कंफ्यूजन लग रहा था कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है 1 पे होगा, फिर ग्रुप 1 में होगा, फिर या फिर नहीं होगा, ठीक है। सही है, क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 ग्रुप में किसलिए रखते हैं क्योंकि इसके पास क्या है वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। कहां पे रखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर भी देखेंगे, यहां पे भी वही है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में भी इसका पोजीशन कहां पे है एक पे है, क्योंकि वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, इसलिए यहां पे इनको पुट कर दिया गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो एनामलस पेयर, इसका मतलब क्या होता है? एनामलस पेयर का मतलब होता है कि जो अपने ही लॉ को क्या करे फॉलो ना करे, जो अपने ही लॉ को क्या करे ओबे ना करे, ठीक है, खुद के लॉ को क्या करते हैं गलत करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एनामलस पेयर बोलते हैं। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे आइसोटॉप्स क्या होना चाहिए, आइसोटॉप्स के हिसाब से इनके टेबल के हिसाब से, इनके टेबल के हिसाब से आइसोटॉप्स का अलग-अलग पोजीशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आइसोटॉप्स को अलग-अलग पोजीशन नहीं दिया। तो ये भी क्या एक तरह का एनामलस पेयर है। क्यों? क्योंकि ये जो बात है, इनका जो मेथड था इस मेथड को आइसोटॉप्स फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर बात करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का बात करोगे, उसके बेस पे अगर तुम आइसोटॉप्स को सजाओगे, ठीक है, सजाओगे तब तो वो अगर इनके टेबल में अलग-अलग पोजीशन दे दिए तो ठीक है, लेकिन इनको आइसोटॉप्स को अलग-अलग पोजीशन तो नहीं दिया गया इनके टेबल में। दैट मींस अगर इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन करने के एलिमेंट का, जो एटॉमिक मास चुने थे, उस बेस पे अगर बात करें तो आइसोटॉप्स इनके टेबल पे क्या कर रहा था फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। इनके लॉ के ऊपर आइसोटॉप्स क्या कर रहा था वो डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, अलाउ नहीं कर रहा था। तो इस तरह से बोल सकते हो कि जो आइसोटॉप्स था उस बेसिस बात करें तो वो एक एनामलस पेयर हो गया, क्योंकि जो अपने लॉ को फॉलो नहीं करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे जो कोबाल्ट होता है, ठीक है, जो कोबाल्ट होता है और निकेल, कोबाल्ट और निकेल की बात करें तो कोबाल्ट का मास क्या होता है निकेल से ज्यादा होता है, 58 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कोबाल्ट का मास होता है, ठीक है, कोबाल्ट का मास क्या देखो यहाँ पे 58.9 है, और निकेल का कितना है देखो यहाँ पे 58.6 है। तो कोबाल्ट का मास यहाँ पे क्या है, ठीक है, कोबाल्ट का मास क्या है यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ 995 होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ 95 होगा, मिट गया। तो कोबाल्ट का मास याद रखना निकेल से क्या होता है ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी क्या है अब ज्यादा है तो सीधा सा बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट सजाओगे तो कोबाल्ट को यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और निकेल का मास क्या है कम है तो उसको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये अपना लॉ को फॉलो करते हैं और उसके बेस पे अगर इसको सजाते हैं ना तो क्या होता है कि जो कोबाल्ट है ना वो यहाँ पे आता है और निकेल यहाँ पे आता है। ऐसा करने से क्या होता है इनका जो प्रॉपर्टी है ना अपने ग्रुप के अंदर में वो मैच नहीं करता। तो ग्रुप के अंदर में प्रॉपर्टी को सिमिलर करने के लिए इन्होंने क्या किया अपने ही लॉ को उन्होंने क्या किया फॉलो नहीं करके कोबाल्ट को पहले कर दिया और निकेल को बाद में। जब कैसे देखा गया तो कोबाल्ट का मास क्या है ज्यादा है निकेल से, लेकिन फिर भी कोबाल्ट पहले और निकेल बाद में। ऐसा बस इसलिए किया गया ताकि प्रॉपर्टी मैच कर जाए, बस इसके लिए इन्होंने क्या किया अपने लॉ को अपनी इंक्रीजिंग ऑटोमेटिक मास को इन्होंने फॉलो नहीं किया और फाइनली बस प्रॉपर्टी को मैच करने के लिए उसको आगे पीछे करके एलिमेंट्स को पुट कर दिया, ठीक है। जैसे कि और भी देखो एग्जांपल, तुम यहाँ पे देखो
यहाँ पर क्या है, गैलियम है, और यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम है। ठीक है, देखो यहाँ पे गैलियम है, यहाँ पे जर्मेनियम है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे गैलियम का मास कितना है 69.72, और यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम का मास क्या है 62.63। ठीक है, तो गैलियम का मास देखो ज्यादा है और जर्मेनियम का मास क्या है, कम है। फिर भी देखो यहाँ पे इसका ज्यादा है, इसका कम है, मतलब ये जर्मेनियम यहाँ पे होता और गैलियम यहाँ पे होता। लेकिन अगर मान लो गैलियम यहाँ पे होता तो जर्मेनियम यहाँ पे आ जाता, तो जर्मेनियम का प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी ग्रुप के साथ मैच नहीं करता। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी को अपने ग्रुप के अंदर मैच करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी को सिमिलर करने के लिए, ताकि वो एक ग्रुप के अंदर में मतलब प्रॉपर्टी, मतलब सीधे से बात बोल सकते हो कि अगर से बात बोलो, अगर गैलियम यहाँ पे होता है, अगर गैलियम यहाँ पे होता है और जर्मेनियम यहाँ पे होता है, तो क्या बोल सकते हो कि एल्युमिनियम के ग्रुप में जर्मेनियम बिलोंग कर सकता है? नहीं बिलोंग कर सकता। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ क्या होता है, जर्मेनियम में आता है, क्योंकि एल्युमिनियम के नीचे जो मॉडर्न पीरियड टेबल तुम देखोगे तो एल्युमिनियम के नीचे क्या होता है, गैलियम होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को बस मैच करने के लिए ग्रुप के अंदर में, ताकि प्रॉपर्टी सिमिलर रहे एक ग्रुप के अंदर का, उसके लिए क्या किया उन्होंने, गैलियम को पहले कर लिया जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था तभी उसको पहले, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में। ठीक है, ताकि बस प्रॉपर्टी मैच कर जाए, बस और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या था, इनका जो अपना लॉ था, इनको अपने लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया, और फाइनली देखा गया जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा उसको आगे होना चाहिए था, और जिसका मास कम उसको पहले होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो देख रहा है जर्मनी का मास क्या है, गैलियम का मास 69 है और जर्मनी का मास क्या है 62 है, तो इसका मास ज्यादा है तो इसको यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन अगर इसको यहाँ पे करते तो यहाँ पे आता जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम इस ग्रुप का एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए क्या किया उन्होंने, गैलियम को यहाँ पे ला दिया, यहाँ गैलियम को यहाँ पे लाकर क्या कर दिया, इस ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। ठीक है, ताकि बस प्रॉपर्टी मैच कर जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी मैच कर, इसीलिए गैलियम को यहाँ पे कर दिया और जर्मेनियम को यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखा कि बहुत सारे एनोमलस पेयर है, इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं अपने ही लॉ इनका सही, ठीक है, सही तरह से इनका जो लॉ था वो सही तरीके से टेबल को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, इनके लॉ में क्या बहुत सारा इस तरीके से क्या हो गया, ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, इन्होंने जो एटम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से जाया था, उस बेस पे अगर तुम बात करो तो इनका बहुत सारे यहाँ पे एनोमलस पेयर बन रहा है, जहाँ पे खुद का लॉ क्या कर रहे हैं, इनके टेबल में फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे एनोमलस पेयर बना। ठीक है,